नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल एग्जाम पर। दोस्तों आज कोई SSC MTS की एग्जाम नहीं है, ये भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो ही है। आज ये हमारा 50वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है जो सीरीज चलाई जा रही है आपका, है ना, 57 वाली। इसके तहत ये 50वां वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले हमने आपको 49 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे, है ना। जिन बच्चे को CGL देना है, जिन बच्चे को MTS देना है, जिन बच्चे को CHSL देना है, DP देना है, इन सभी बच्चों के लिए ये जो है लाभदायक सीरीज होगी। जैसा कि आपने कल MTS के पहले दिन में इसकी फायदा देख ही लिया होगा, जिनका एग्जाम होगा ये बात बखूबी समझते होंगे। दोस्तों इस सीरीज की अगर आपको PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको WhatsApp पे रीडायरेक्ट करेगा। WhatsApp पे आपको मैसेज करना है, आपको PDF के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है भैया। इसके अलावा अभी अभी जो है आयोग के द्वारा MTS हवलदार की रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, खाली हवलदार पोस्ट के लिए किया गया है। तो जिनका हुआ उनको बहुत बहुत बधाई भाई, है ना। नया जिंदगी, नया जो आपका पड़ाव है ये मुबारक हो। जिनको नहीं हुआ उनको भी बधाई, क्योंकि कोई भी चीज जो है आखिरी नहीं होती है। आप अंत समय में भी जो है अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप की गलतियां जो है उन्हें आप करेक्शन करके जो है कुछ अच्छा कर सकते हो अंत समय में भी, है ना। अगर आपने 100% देने का मन बना लिया है तो आपको सफलता से कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने सिर्फ मन बना लिया है कि मुझे करना है, मेरे से होना ही होना है, अगर इतना सोच लिया है तो होगा। इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। तो आखिरी ना समझे और अपनी तैयारी को जारी रखें। एक आध दिन रेस्ट कर लें, अगर ज्यादा तकलीफ तो होनी है भाई, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक साल में जो है एक बार मौका मिलता है एग्जाम हॉल में बैठने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर ये चला जाता है जाया तो जैसे लगता है जिंदगी का एक साल जो है हमने क्या किया, है ना भाई। तो इसी प्रकार से पढ़िए उसी ढंग से कि बाद में जो है इस चीज की पछतावा न रहे कि हमने क्या किया, क्योंकि जब कुछ मिल जाती है तो आपकी पछतावा भूल जाती है। अगर नहीं मिलते हैं तो ये फिर सदा के लिए जिंदगी में एक दाग रह जाती है। तो भैया ये जो है, ये सिर्फ मैं आपको अभी बुरा लगा होगा एक बात, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बताया कि डर भी जरूरी है। पढ़ाई में जो है थोड़ा सा डर जरूरी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस हिसाब से पढ़िए कि ये डर आए ही नहीं मन में कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं ना, अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना, बढ़िया पढ़ रहे हैं, है ना। 100% अगर दोगे तो होगा जरूर। तो इस बार नहीं तो अगली बार होगा। तो कोई जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा 2 दिन और फिर से जो है अपनी कंटिन्यू जारी रखिए यात्रा, और उससे ज्यादा तेजी में रखिए कि पिछली बार जो गलती हुई वो सुधर जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के सपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? व्हिच पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? तो ये आपका आर्टिकल 151 जो है ये आपका कैग के जो संपरीक्षा प्रतिवेदन है उनसे संबंधित आर्टिकल है आपका। कौन सा? 151। आप जानते हैं कि आर्टिकल 148 के तहत जो है कैग की नियुक्ति और शैक्षणिक जो योग्यता वगैरह है इनसे संबंधित जानकारी दी गई है आर्टिकल 148 में। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 149 कल MTS में पूछ दिया गया था। तो अनुच्छेद 149 क्या है कि जो कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनकी जो पावर है, इनकी जिक्र जो है आपका 149 में देखने को मिलेगा, शक्तियां और पावर, है ना भाई। इनके अलावा जो आपका प्रथम कैग था इंडिया का, वैसे तो कैग पहले अंग्रेज बने थे, लेकिन हम स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय कैग की बात कर रहे हैं। तो प्रथम भारतीय कैग जो बना था ये आपका नरहरि राव जी बने थे। 1948 से 1954 तक जो है ये कैग के पोस्ट पे रहे थे। देखिए कैग का जो है ना आपसे फुल फॉर्म भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। इसे जो है कंट्रोलर नहीं कहिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? कंट्रोलर, कंप, है ना भाई। तो इससे यहां से भी जो है आपको एक क्वेश्चन बन सकती है। अभी अभी जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, तो ये जो है WHO के जो है बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में ये 2019 में भी सिलेक्ट हुए थे और 2023 में भी फिर से इसे सिलेक्ट कर लिया गया है। जो इनका कार्य 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए होगी, आगामी कार्यकाल। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि WHO के अंदर किस भारतीय को, है ना, WHO ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया है, तो आपका कहना है भैया आप किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है। अभी आपको अगर याद हो कि CGL में पूछा था कि विश्व बैंक ने अपना एजुकेशनल एडवाइजर के रूप में किस भारतीय को चुना है, तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन गए, है ना। तो भाई जब विश्व बैंक पूछ सकता है तो WHO क्या कम पावर रखता है? तो ये भी पूछेगा भाई, है ना। तो ध्यान रखेंगे
देखेंगे। इनके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की विषय वस्तु क्या थी, है ना, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रही है इस बार प्लास्टिक से संबंधित रही है, प्लास्टिक प्रदूषण पर समाधान, इस प्रकार की थीम रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार कब किया था, तो 5 जून 1972 को किया था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 1972 न रहे, 1973 रहे, तो 1973 भी टिक करेंगे, क्योंकि 1972 में पहली बार घोषणा करके जो है छोटे स्तर पे मनाए गए, बाद में विस्तृत स्तर पे जो है 1973 में आए और उससे भी विस्तृत 1974 में आए। तो सबसे जो आपका ऑप्शन रहेगा 72, 73, 74 में से एक ऑप्शन रहेगा। तो पहली बार जो पर्यावरण दिवस की जो घोषणा वगैरह हुई ये 72 में ही आंसर होगी, ठीक है। इसके अलावा 2023 में मनाया गया पर्यावरण दिवस जो है, इसकी बैठक आइवरी कोटे डी आइवर इस प्रकार से है, यहां पे हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि जीव विज्ञान के संदर्भ में है ना, जंतु तथा उनके संघ, उनके फाइलम जो है के साथ आप मैच करना है आपको। इन द कंटेस्ट ऑफ बायोलॉजी मैच ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 विथ एनिमल एंड देयर फाइलम। तो ये आपको मैच करना है। तो ये मैच करना है भैया झींगा पहले से ही मैच है। झींगा आपको चला जाएगा जी आर्थ्रोपोडा समूह में। आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको कहा था कि जो भी कीट वर्ग में आ जाते हैं ना, जो भी कीट वर्ग में आ जाते हैं, ये सब कहां पे आ जाएंगे भाई साहब, तो ये सब आ जाएंगे भाई साहब आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर झींगा भी है, रहता जल में है, केकड़ा भी रहता है जल में, ठीक है। केकड़ा भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है, झींगा भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। मच्छर, मक्खी, है ना, तितली, कैटरपिलर, ये सभी के सभी आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं भाई, आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा स्टारफिश आपने देखा होगा, इस प्रकार से रहता है स्टारफिश, है ना, इसके शरीर पे थोड़ा थोड़ा कांटा रहता है ना, इस प्रकार से थोड़ा कटीली पोर्शन रहती है। स्टारफिश चमकता रहता है ऐसे भाई, है ना, इस प्रकार से ये जो स्टार बना है ना, इस प्रकार ऐसे चमकता रहेगा। तो ये स्टारफिश जो है ये आपका किस समूह में आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। कौन सा, इकाइनोडर्मेटा, इस प्रकार से। इसके अलावा साइकन किस समूह में, पोरीफेरा समूह में आते हैं। ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ में आते हैं। ऑक्टोपस जिसे अष्टबाहु भी कहा जाता है, आपका यहाँ पे चित्र भी दिख रहा होगा। ऑक्टोपस को लोग खा भी जाते हैं यार, जो भी मछली वगैरह खाते होंगे, नहीं पता इतना, लेकिन लोग खाते भी होंगे, ऑक्टोपस को खाते हैं, है ना। ऑक्टोपस के अन्य प्रमुख उदाहरण जो है ये तिलचट्टा है, मच्छर है, मकड़ी है, केकड़ा, तितली, कैटरपिलर, ये सब आपके क्या है, जो है आपका आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण जो है ये जलसाही है। जलसाही आपने शाही देखा होगा चिड़ियाघर वगैरह में, इसके शरीर पे कांटा होता है, इसके शरीर पे ऐसे कांटे निकले होते हैं शाही के शरीर पे, ठीक है। तो एक जलसाही भी होते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका जो है आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। मैंने एक बात बताना आपको कि भाई जो भी आपके जिनके शरीर पे थोड़ा थोड़ा कटीली धारी हो या फिर कटीली कोई ऐसा चीज बना हो, है ना, तो ये आपका चला जाएगा किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। इतने देसी अंदाज में याद रखेंगे आपको काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जीवों को पहचानने भी आना चाहिए, है ना भाई। तो इसीलिए जो नाम भी एक बार जरूर याद रखें, ब्रिटल स्टार, जलसाही, है ना, ये सब आपका कहां पे आ जाएगा, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा में। आर्थ्रोपोडा में जो भी कीट पतंग है, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी, है ना, इसके अलावा झींगा, केकड़ा, कैटरपिलर, तितली, ये सभी के सभी आ जाएंगे आपको आर्थ्रोपोडा में। पोरीफेरा संघ में हेलोनोमा आता है, किलियोना आता है, इसे बोरिंग स्पेंज भी कहता है, स्पेंजिला के आ जाते हैं, ये सब पोरीफेरा में आ जाते हैं। मोलस्का संघ में घोंघा, सीपी, कौड़ी, है ना, जो भी हैं जिसके शरीर पे आपके मतलब कवच लगी होंगे, तो ये आपका आ जाएंगे कहां पे, ये आपका आ जाएंगे आपके मोलस्का संघ में, है ना। तो भाई ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये जंतु संघ है, राइट, ये जंतु संघ है। इनके अलावा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिस्टिव अनएम्प्लॉयमेंट। जो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है ये कैसी बेरोजगारी है, जब कोई एक व्यक्ति नौकरी छोड़ दिया, जब कोई एक व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दिया और दूसरी नौकरी की खोज भी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, जो पैसे मिले उसे पहले खाएंगे तब ढूंढेंगे। तो इतने दिन की जो गैप है ना, तो वो कमाया और जो कमाया वो भी गमाया। तो इसी जो बेरोजगारी है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। वास्तव में बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, है ना, वास्तव में बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, टेक्निकल बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, है ना, रेसिस्टिव बेरोजगारी जो अभी आपने देखा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो ये कई प्रकार की बेरोजगारी है। मैंने आपको बेरोजगारी को समझा रखा है दोस्तों, ये अच्छा टॉपिक बन जाते हैं आपकी एग्जाम के अंदर इको से, है ना। तो वास्तव में जो
आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। मैंने बताया था इसका उदाहरण देखिए, जो बुक पेपर राइटिंग का उदाहरण दिया था मैंने, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में रोजाना 50 बॉल बनते हैं, खेलने वाला गेंद बनते हैं 50, है ना, और एक आदमी अगर 10 बॉल बना सकते हैं तो उस हिसाब से 5 मैन की जरूरत है, लेकिन इस फैक्ट्री में 10 मैन लगे हैं, है ना। तो ये जो मैन है अपने क्षमता का जो है पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस मैन के पास मजबूरी होता है कि ये काम छोड़ भी नहीं सकता, तो इसको क्या लगता है कि ये रोजगार में है, लेकिन यह वास्तव में बेरोजगार हो रहा होता है, क्योंकि अपनी क्षमता का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जहां पे आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए और इस कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण को हम ना क्या कहते हैं भाई, है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कहां पे लिखा है, माफ कीजिएगा, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, संरचनात्मक भी कहते हैं, राइट, दोनों भी कह सकते हैं। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में आपको उतार चढ़ाव आती है, तो ऐसे बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। वर्ष में किसी निश्चित समय के पास आने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसकी टाइम जो है आपका फिक्स होता है, और ये खास करके जो छोटे जोत के कृषि होते हैं, मतलब कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, जिनके पास छोटा जोत क्षेत्र होता है, उनके लिए तो ये बेरोजगारी एकदम फिक्स है, आना ही आना है। इसीलिए इससे पूछा जाता है कि आपको जो है मौसमी बेरोजगारी किस सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होता है दादा प्राथमिक सेक्टर या कृषि सेक्टर। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रौद्योगिकी में बदलाव, ये जो आईटी सेक्टर वगैरह होते हैं, इनमें जो बदलाव होती है मशीनरी वगैरह में, इनके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे टेक्निकल बेरोजगारी या तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो टिकट काटने वाला टिकट बाबू होता था कि भाई टिकट दे दो, मुझे फलना जगह जाना है, उड़ीसा से लखनऊ जाना है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है आप जाएंगे ना तो वहां पे एक एटीवीएम मशीन लगा है, एटीवीएम मशीन लगा है, वहां पे आप लाइन लगाइए, आराम से लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एटीएम कार्ड जैसे कार्ड होती है, यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा, जब 2 नाम डालोगे तो कैसे जाना है, यहाँ से उंगली यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, टिकट निकलती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ये जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ, जो आदमी आया उसमें तो आदमी की जरूरत है ही नहीं, तो इसे हम टेक्निकल बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है कि बेरोजगारी श्रमिक बट्टा कुल श्रमिक की संख्या, और 100 से जब गुना कर देते हैं ऐसे भाग को, तो हमें निकलता है बेरोजगारी दर। और बेरोजगारी दर इंडिया में कौन फाइंड करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, कौन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान जो है, ये आपका बेरोजगारी दर भी जो है फाइंड करते हैं। गरीबी रेखा का आकलन में भी नीति आयोग की मदद करते हैं, यानी डाटा कलेक्शन का काम यही करते हैं। इनके अलावा निम्न में से किस पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाती है। आज दिन में भी मैंने इसका जिक्र किया था शायद किसी एक्स्ट्रा फैक्ट में। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ये कहां पर होती है इस प्रकार की घटना, तो मानव पेशी कोशिकाओं में होती है। ठीक है, गॉट गठिया का नाम आपने सुना होगा। गॉट गठिया यही लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाती है। इसके अलावा जो आपका मृत कोशिका है, जो आपका डेड कोशिका है, इसकी खोज 1665 में हुक ने किया था, और जो लाइव कोशिका है इसकी खोज हॉक ने किया था। भाई मैंने आधा आधा नाम इसलिए रखा क्योंकि फनी अंदाज में भी कई बात जो है आपको बहुत सारे चीज याद हो जाते हैं। इससे पहले तो मैंने पढ़ाई रखा ना कि रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, है ना, तो हुक हॉक, तो हुक जो है ये मृत वाला डेड वाला खोजा है, और लाइव वाला जो है हॉक ने खोजा है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पादप कोशिका में मुख्य अंतर और सेल बाल का होना होता है और पिगमेंट का होना होता है। पिगमेंट मैं बता दिया हूं कि क्या होती है, जो आपका हरित शैवाल, माफ कीजिएगा, जो आपका हरित लवक होते हैं ना, उसे पिगमेंट भी बोलते हैं, है ना, क्लोरोफिल वगैरह भैया, है ना। तो ये जो है आपके पादप कोशिका में ही होते हैं, जंतु कोशिका में होंगे तो हम भी हरा दिखेंगे। इनके अलावा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्र कोशिका द्रव, ये सब जो है आपके कोशिका के पार्ट हैं जी, है ना। इसके भी अलग अलग नाम है जो मैंने बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। इसके अलावा केंद्र में डीएनए होती है ना। इसके अलावा जो आपका एक और है गोल्गी बॉडी, उसको हम डाक घर कहते हैं, या कोशिका का पुलिस मैन कहते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के असर देखने को नहीं मिलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द इफेक्ट ऑफ काल
काल बैसाखी इज नॉट सीन। आप जानते हैं कि काल बैसाखी जो है ये दुखदाई है, दुखदाई है। ये जो आता है, ये जो आता है तो भाई बहुत सारे जो है घर को गिरा के चला जाता है। तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है बिहार के दक्षिणी पार्ट में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और उड़ीसा के कुछ पार्ट में है। तो ये 4 स्टेट जो है इससे प्रभावित हो सकती है। ठीक है, लू जो है ये राजस्थान में विशेषकर चलते हैं, लेकिन ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक ऑप्शन गोवा दिया गया था कि भारत में लू जो है कहां नहीं मिलेगा, तो आपको जो है गोवा आंसर लगाना होगा। गोवा में कोई भी जो है लू नहीं चलेगी। आम्र वर्षा और चेरी ब्लास्म ये आपका साउथ इंडिया की प्री मानसून बरसात है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है इंडिया में, ये कहां पे होती है, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है, पंजाब हरियाणा के अंदर होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहां से निकल उठती है, तो आप कहोगे जी ये भूमध्य सागर से उठती है। कहां से? भूमध्य सागर। अरे वही भूमध्य सागर है ना, वही भूमध्य सागर जो स्वेज नहर के द्वारा कनेक्ट होता है लाल सागर से, है ना। यानी लाल सागर और स्वेज, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। नियोन का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नियोन, तो 20.18 होता है, कहीं कहीं से 20.179 इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, लेकिन 18 याद रखिएगा। इनके अलावा नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आप लोग लिख लोगे 1s2 है ना, 1s2 2s2 2p6 धीरे सीधे सीधे बात हो गई 10 है ना, सीधे सीधे जो है आपका हो गया जी 6 4 10, तो नियोन का हो गया। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में अक्रिय गैस या नोबेल गैस है ना, अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो इन्हों जो है समूह 18 में रखा गया है, सबसे लास्ट समूह में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के, यहाँ पर 18वां में रखा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से हैं? हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडॉन है, नियोन है। अब इनके कुछ इस्तेमाल देख लेते हैं। अक्रिय गैस में जो हीलियम है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? गोताखोरों के द्वारा। इसे जो है ऑक्सीजन में मिक्स करके जो है सांस लिया जाता है गोताखोरों के द्वारा, क्योंकि बहुत गहराई के अंदर जाने में सांस लेने में तकलीफ होती है खाली ऑक्सीजन, तो इसमें हीलियम को जो है मिक्स करके सांस लिया जाता है। वायुयान के टायर में भरे जाते हैं आपका हीलियम गैस। नियोन का इस्तेमाल लैंप इत्यादि के निर्माण में की जाती है। इसके अलावा वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले राजस्थान के हुसैन बंधु अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन संगीत के किस विद्या से जुड़े हुए हैं? हुसैन ब्रदर्स अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन ऑफ राजस्थान हु विल बी ऑनर्ड विथ पद्मश्री इन द ईयर 2023 आर एसोसिएटेड विथ व्हिच जेनर ऑफ म्यूजिक। तो भैया ये गजल के प्रमुख धुरंधर हैं, है ना, दोनों बंधु जो हैं गजल गाते हैं और इनको पद्मश्री दिया गया है 2023 के लिए, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी आपके कल एग्जाम में पूछा गया था, कल आपसे पूछा गया था रानी मछिया को पद्मश्री क्यों दिया गया? तो भाई कला के सेक्टर में दिया गया है रानी मछिया को, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदे नाम को रख लिए हैं जो आपको काम आएंगे जी, है ना। तो जोधैया बाई इनको दिया गया है बैगा। अब ये बैगा जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये एमपी का है, जो मैंने आपको पहले ही स्टैटिक्स फॉर्म में बता रखा है। तो जोधाबाई को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उषा बारले को पद्मश्री मिला है 2023 में कला के क्षेत्र में पंडवानी के लिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। इनके अलावा श्रीमद् भागवत गीता को कपड़े पर बुनने वाली असम की हेम प्रभा को मिला है आपका क्या जो है पद्मश्री। पेपर मसी कला ये जो है आपके बिहार के मधुबनी के हैं, ये सुभद्रा देवी, इनको मिला है आपके पेपर मसी कला के लिए आपका कौन सा पद्मश्री अवार्ड। बिहार के 3 आदमी को दिया गया था, एक आनंद कुमार को भी दिया गया था, आनंद कुमार साहब को, जो सुपर 30 के जो है जनक हैं, जानते ही होंगे आनंद कुमार साहब के ऊपर पिक्चर बन चुका है भाई, है ना। और इनकी भी आपने कहानी अगर सुना होगा तो उनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल की प्रतिकाना गोस्वामी ये कांथा कढ़ाई के लिए इनको दिया गया है। गुजरात की समाज सेविका हीराबाई लोबी ये इनको भी दिया गया पद्मश्री। कर्नाटक की रानी मचैया ये कल पूछा गया था। इनके अलावा पुदुचेरी की डॉक्टर नालिनी पार्थ शास्त्री, हरियाणा के डॉक्टर सुकमा आचार्य, ये सब को जो है पद्मश्री दिया गया है। इनमें मैं ज्यादातर महिलाओं को चुना हूं, है ना, और महिलाओं को भी चुना हूं ऐसे ऐसे कार्य के लिए जो आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है भाई, सीधे दिखेंगे कंप्यूटर के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे इनको। इसके अलावा इस बार जो 2023 में है कितने पद्म अवार्ड बांटे गए? तो आप कहोगे जी 106, इसमें जो है 91 पद्मश्री, है ना, 9 गो पद्म भूषण और 6 गो पद्म विभूषण। 6 गो पद्म विभूषण तो आपको याद ही होगा, महानलोबिस बालकृष्ण और आपका जो है ये साहब कौन सा भाई, मुलायम सिंह यादव साहब, है ना, इन लोगों को दिए गए हैं पद्म विभूषण। जाकिर हुसैन साहब को दिए गए ये सब।
इनके अलावा जल वाष्प को वापस जल में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहले तो वेपराइजेशन होती है, जल वाष्प होती है, जब इसे पुनः जल में बदलना हो तो इसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? व्हिच टर्म इज यूज्ड टू रेफर अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर बैक इनटू वाटर? तो हम संघनन कहते हैं भाई, बादल संघनित होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ठोस से सीधे गैस में जब परिवर्तन होती है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर वगैरह इसका इस्तेमाल है, नेफ्थलीन वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जल में शोधन, जब जल शोधन किससे होती है तो ये भी आपसे पूछा गया है। तो फिटकिरी से जो है ना, फिटकिरी से जल शोधन की प्रक्रिया संभव है। फिटकिरी से भी आप जल साफ कर सकते हैं, जो भी गाद वगैरह है अवसाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और फिटकिरी से हम जल शोधन कर सकते हैं। तो यही बताना है कि जो जल के नीचे अपशिष्ट बैठ जाते हैं इसे अवसाद कहा जाता है। इसके अलावा साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। CHSL का मैं एग्जाम दिया था 2010 ईस्वी में, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बनारस में सेंटर पढ़ा था मेरा, कमला प्रसाद त्रिपाठी इंटर कॉलेज बनारस कैंट, स्टेशन के जस्ट बाएं हाथ पे है उसी में। तो ये 2010 में ये क्वेश्चन आया था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने गलती लगा के आ गया था, साबुनीकरण ही कहा जाता है सीधे सीधे। इसके अलावा बसीय तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, सीधे सीधे समझिए, वनस्पति तेल से डालडा बनाने की प्रक्रिया को जो है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत के प्रमुख संस्थान के संदर्भ तथा उनसे संबंधित स्थान जहां पर स्थित है का मिलान कीजिए। मैच द रेफरेंस ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द प्लेस वेयर इज लोकेटेड। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूं, एक बच्चे अभी 2-3 दिन पहले आपने टेलीग्राम में देखा होगा कि सर आपने बताया है कि भारतीय सुदूर संवेदन है ना जो एजेंसी है ये हैदराबाद में है, लेकिन SSC ने इसे देहरादून में माना है। तो भैया आपको बताना है कि नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा एक बिंदु से डिफरेंस होने पे कई बार आंसर बदल जाता है, और यही चीज मैं सिखाता आ रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आंसर ये करना, यही लिंकिंग का तरीका है और आंसर में सही करने का, एग्जाम के अंदर सही करने का कि हमने जो टिक किया वो सही है। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा और सभी आप नए हैं, हो सकते हैं भाई जब आप थोड़ा सा दिन बिताएंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगी मैच्योरिटी, है ना। तो भाई देखिए यहाँ जो है आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, तो ये आपका उत्तराखंड देहरादून में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसको भी हिंदी करेंगे तो सिर्फ एजेंसी का फर्क आ रहा है लगभग, है ना भाई। तो ये जो है आपके हैदराबाद में है। तो जो इंस्टीट्यूट शब्द से लगा है ये आपका देहरादून में है, सेम शब्द है ना, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जैसे IIT संस्थान होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है भाई, देहरादून के अंदर है। लेकिन जो आपका एजेंसी है ये कहां पे है? हैदराबाद में है, NRSC। ठीक है, दोनों इसरो की ही बॉडी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मास्टर नियंत्रण सुविधा केंद्र, जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है ये हासन कर्नाटक में है, ये भी इसरो से ही एफिलिएटेड है। और साथ ही साथ आपको ये वाली संस्था इसरो की जो मास्टर वाली फैसिलिटी केंद्र वाली है ये भोपाल में भी देखने को मिलेगा और हासन में भी देखने को मिलेगा। भोपाल में भी बनाया गया है दूसरा मतलब इस प्रकार का। इसके अलावा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। देखिए इसरो जो है अभी बहुत बड़ा कारनामा किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। इसरो की स्थापना 1969 को 15 अगस्त के दिन हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक इस प्रकार के बॉडी DRDO है, DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कामत साहब जो हैं वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं, समीर बी कामत, और सोमनाथ साहब जो हैं ये इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं। इसरो ने 2008 में चंद्रयान फर्स्ट किए थे, 2019 में चंद्रयान सेकंड किए थे, और 2023 में जो है आपका चंद्रयान थर्ड जो है सकुशल कक्षा में पहुंचाए हैं। अब यहां से भी आज सीख सकते हैं, जिनको आज MTS में रिजल्ट नहीं हुआ, आपने के सिवान को रोते हुए जरूर देखा होगा, है ना, इतने बड़े आदमी रोते हुए देखा होगा, लेकिन प्रयास जारी रहा और जो भी गलतियां हुई उस पर कार्य जारी रहा, और आज तक जो है अंततः जो 4 साल के बाद फिर से सफलता जरूर मिली, है ना। तो प्रयास जो है अपना पूरा करना चाहिए, देने वाले तो कोई और बैठे हैं भाई। इसके अलावा चंद्रयान 23 में
जो है चंद्रयान 23 में चंद्रयान 3 लॉन्च हो गई, तो बता ही दिया। इसरो ने मंगलयान 2013 में लॉन्च किया था। 2000 के नोट के पीछे में इसकी चित्र आपको देखे जा सकती थी, लेकिन 2000 के नोट में बंद हो गया। इसके अलावा इसरो का जो है सूरज वाला जो मिशन है आज ही लॉन्च हुआ है, आदित्य L1, तो ये ध्यान रखेंगे आज ही था इसका डेट। मैं तो सो गया था, अब ये लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि जो है मैं तो सो रहा था भाई, मैं देखा नहीं। इसके अलावा फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 में फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? इन व्हिच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 प्लेड? देखिए इस टॉपिक से मतलब जो अंतिम मैच है ये किस स्टेडियम में खेले गए, कल के आपके तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में आपका जो फीफा अंडर 70 महिला वाला वर्ल्ड कप हुआ ये का मैच जो है खेला गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता आपके स्पेन है और उप विजेता आपके कोलंबिया है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ है? तो नई मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में कराए गए हैं। एक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो हॉकी वर्ल्ड कप है ना, 2023 कहां पे हुआ? ओडिशा के अंदर हुआ। एक आपका IPL मैच है तो ये 2023 का अंतिम मैच कहां पे हुआ? गुजरात के अंदर मोटेरा में हुआ, मोटेरा जिसे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना भाई। इनके अलावा अब्दुल करीम खान, इससे पहले मैंने संतोष ट्रॉफी बता दिया था, अब्दुल किंग फतह है ना, जो रियाद में स्टेडियम है वहां पे हुआ था संतोष ट्रॉफी 2023 का, है ना, अंतिम मैच यानी फाइनल मैच, जहां पर विजेता आपका जो है कर्नाटक बने थे, है ना, और उप विजेता आपका मेघालय बने थे, है ना। इसके अलावा अब्दुल करीम खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब्दुल करीम खान इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये सारंगी से संबंधित है अब्दुल करीम खान, है ना। सारंगी का जो है अन्य प्रमुख कलाकार जो है ये आपका पंडित राम नारायण है, सुल्तान खान है, लतीफ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, सबरी खान, सुकूर खान, ये सभी के सभी आपके जो हैं किसके हैं? आपका सारंगी से संबंधित है। सितार में तो पंडित रविशंकर साहब फेमस है, जब ये आ गया तो फ्री का नंबर देते हैं क्योंकि इनको किसी को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इतने ज्यादा फेमस है। अनुष्का शंकर ये भी सभी जानते हैं, अरविंद पारेख साहब को ध्यान रखना है, निखिल बनर्जी को भी सभी जानते हैं, बिलायत खान साहब को ध्यान रखना है, बुद्धादित्य मुखर्जी साहब को ध्यान रखना है, बंदे हसन शाहिद परवेज साहब को ध्यान रखना है। ये सभी के सभी जो है आपका सितार से संबंधित हैं। अब हम इस जो पारंपरिक बात है जो बहुत ज्यादा बाधक है इनसे हटके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो रोजाना बताता हूं कि जब एग्जामिनर का थोड़ा सा भी लगेगा कि भाई बच्चे ने अच्छे परफॉर्म कर रहा है तो क्वेश्चन को घुमाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो है क्वेश्चन जो है एक नाइट की कमाल नहीं है कि आज ही सेट करते हैं कल एग्जाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 15-20 दिन पहले ही क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, है ना। फिर भी है ना, इन्होंने जो है एक बड़े मतलब कई सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, आप भी जानते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, कोई मामूली आदमी तो रहता नहीं होगा, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे। घाटम के तोताराम है, पखावज के TH विनायक हैं, सुरबहार के अन्नपूर्णा देवी हैं। मंगनियार समुदाय के द्वारा राजस्थान में कौन से वाद्य यंत्र को प्रसिद्धि दिया गया या फिर कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना है जी कमाइचा। कमाइचा इस प्रकार से होती है जी, कमाइचा, है ना, इस प्रकार से, हमें तो बनाने नहीं आएगा मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, माफ करना, है ना, इस प्रकार से कमाइचा है ना, गोंगा जैसे ही होता है, सारंगी के जैसे होता है, मैं देखा हूं पिक्चर इसका लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना। तो ये जो है आपके राजस्थान में मंगनियार समुदाय के द्वारा बना जो इस्तेमाल किया जाता है। यू श्रीनिवास के द्वारा मैंडोलिन जो है प्ले किए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब को सभी जानते हैं, 2023 में पद्म विभूषण के लिए ज्यादा फेमस हो गए, तो तबला से संबंधित है, मतलब फेमस क्या, चर्चा में है, फेमस तो पहले से ही है ना। इनके अलावा बर्थ 2022-23 रणजी ट्रॉफी के उप विजेता कौन है? रनर अप, हु इज द रनर अप ऑफ रणजी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2022-2023? तो ये आपका कौन है भाई? बंगाल, है ना। रणजी ट्रॉफी 2022-2023 के विजेता कौन बने? सौराष्ट्र टीम। सौराष्ट्र टीम जो है विजेता है करंट वाले रणजी फॉर्मेट के क्रिकेट का, और उप विजेता कौन है? तो बंगाल है, जो ये प्रश्न का आधार है। अंतिम मुकाबला कहां पे हुआ था? तो ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कोई गार्डन नहीं है कि आप जाके वहां पे जो है कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे। ईडन गार्डन जो है क्रिकेट का मैदान है, टिकट कटा के अंदर होता है, वहां पे क्रिकेट की खेल होती है। तो ये वाली जो फाइनल मैच है ना रणजी वाली 2022-23 वाली, तो ये आपका ईडन गार्डन के अंदर हुआ है। रणजी ट्रॉफी जो पिछला साल वाला था 21-22 वाला, इसके विजेता मध्य प्रदेश थे, जो 41 टाइम के विजेता महाराष्ट्र को बीट किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 के विजेता जो है सौराष्ट्र ही है और महाराष्ट्र को हराया है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना भाई, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी करंट वाला सौराष्ट्र, रणजी ट्रॉफी करंट वाला सौराष्ट्र, है ना। इनके अलावा एक और बच गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी,
ये करंट वाला का विजेता मुंबई है। चलो है ना, हारा तो कहीं ना कहीं तो जीता भैया। इसके अलावा मैं आपको तीनों की फॉर्मेट बता देना चाहता हूं, यहां से क्वेश्चन काफी बार बन पड़े हैं। रणजी जो है आपका ये ओडीआई फॉर्मेट नहीं है, ये T20 फॉर्मेट नहीं है, इनके अलावा एक फॉर्मेट बढ़ जाता है, आप समझ गए होंगे। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये आपके ओडीआई फॉर्मेट है क्रिकेट का, इसे ओडीआई रणजी भी कहते थे पहले, ठीक है। ये ओडीआई फॉर्मेट जैसे है, सीमित ओवर के खेल है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसे T20 फॉर्मेट में ढाला गया है, ये घरेलू श्रृंखला है सभी। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार लाल किला पर झंडा फहराए हैं? हाउ मेनी टाइम्स डिड जवाहरलाल नेहरू होस्ट द फ्लैग ऑफ द रेड फोर्ट? तो 17 बार फहराए हैं, जो रिकॉर्ड है अभी तक किसी ने भी 17 बार नहीं फहराए, यानी इतने बार प्रधानमंत्री के तौर पे झंडा फहराने का काम किसी ने नहीं किया है। पहली बार झंडा आजादी के बाद लाल किला के लाहौरी गेट जो आपका वेस्टर्न गेट है, पश्चिमी गेट है, इस पे फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई साहब ने पेश किए हैं 10 टाइम, तो ये बात ध्यान रखना है। सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति रहने का जो रिकॉर्ड है ये राजेंद्र प्रसाद साहब के हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी राजेंद्र प्रसाद साहब के नाम ही है। सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्षता संभालने वाले बलराम जाखड़ साहब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, VVI करके रखेंगे। बहुत सारे बच्चे बलराम जाखड़ को नहीं मारेंगे आंसर। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक मूनवाक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक मूनवाक? मूनवाक एक प्रकार का डांस होता है ना, जो काफी ज्यादा एंगल बना के किया जाता है। आपने माइकल जैक्सन को देखा होगा, 2 टांग के सहारे ही आधा से ज्यादा झुक जाते थे, और माइकल जैक्सन अपने जिंदगी में इतने ज्यादा डॉक्टर को अपने लिए हायर कर रखा था, लेकिन फिर भी जो है बहुत कम उम्र में ऊपर चल गए। तो ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे तो आप कांच में बंद हो जाओ, है ना भाई। तो ये माइकल जैक्सन की पुस्तक है आपका मूनवाक, है ना। इनके अलावा ए ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की प्रमुख पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर 2008 में, है ना, बुकर पुरस्कार वाली पुस्तक अरविंद अडिगा की है, व्हाइट टाइगर। ये कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा कन्याश्री, युवाश्री और शिक्षाश्री, ये तीनों श्री वाला योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं? कन्याश्री योजना, श्री योजना, शिक्षाश्री योजना, है ना, रन बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये पश्चिम बंगाल के ममता दीदी की जो है ये आपका योजना है। इसके अलावा लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। पहल योजना उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना है। अब मुझे हंसी इसलिए लग रही है कि मैंने एक आध वीडियो देखा था यूट्यूब पे, इसरो के द्वारा जो आपका चंद्रयान 3 गया है उनके बारे में जो लोग बयान दे रहे हैं, तो इसलिए हंस लिए थे। आप लोग भी देखे ही होंगे। वायुमंडल के किस लेयर को अधोमंडल भी कहा जाता है? जो वायुमंडल के 5 लेयर है, तो इसमें किस लेयर को अधोमंडल कहते हैं? तो सबसे नीचे वाले मंडल को हम अधोमंडल या संवहनी मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमंडल या संवहनी मंडल भी कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कई दफा बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है अच्छे है ना, मतलब छोड़ के आ गए या फिर गलती करके आ गए हैं। जैसे आपने एक दिन मैं बताया था कि भाई क्वेश्चन गुलाम वंश की है, ये यहाँ से शुरुआत ही होती है सल्तनत, लेकिन ममलूक वंश लिख दिया तो दिक्कत हो गई। सबसे बड़ी हड्डी पूछा तो फीमर, फटाक से आंसर मार दिया। यहीं पर हिंदी में उरू लिख दिया तो फिर दिक्कत हो गई। तो उरू को ही फीमर कहा जाता है। तो भाई बहुत सारे चीजें जो एसएससी आपसे जो है थोड़ा बहुत आपको मतलब अलग कर, मतलब डाइवर्ट करने के लिए कर देता है, ठीक है। व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड द क्या है भाई, ये स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होगा, नीचे वाले माने क्षोभ मंडल, है ना। अधोमंडल किसे अंडरफेयर किया कहा? अच्छा, ये बोल रहा है कि अधोमंडल किसे कहते हैं? व्हिच लेयर को अंडरस्फेयर कहते हैं, तो ये क्षोभ मंडल है। इसे संवहनी मंडल भी कहते हैं, लिख दिया हमने। इसके अलावा इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। आपके पास एक इमेज है, देख सकते हैं, ये हमारा पृथ्वी है जो नीला कलर का दिख रहा है। इसके ऊपर ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, है ना। ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 12 से 16 किलोमीटर बताया गया है। 12 से 16 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा आपका आंसर होगा। इसके अलावा इसके ऊपर है समताप मंडल, ये 12 से 50 यानी 16 से 50 के बीच में आपको स्ट्रेटोस्फेयर मिल जाएंगे, समताप मंडल मिल जाएंगे, समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ये देखिए वायुयान कहाँ पे उड़ रहा है, ये देखिए वायुयान कहाँ पे उड़ रहा है, ये वायुयान यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, ये वायुयान उड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं। ओजोन लेयर के सूत्र ये होता है, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, डाप्सन इकाई में मापी जाती है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर हमारा जो है मीसोफेयर है, मध्यमंडल है। इसके ऊपर जो है थर्मोस्फेयर है, आयन मंडल है। इसी थर्मोस्फेयर में आप देख सकते हैं, ये किसका इमेज है, आपने देखा होगा ना, ये
मंगलयान जैसा छाप दिख रहा है ना, तो इसमें जो किरण वगैरह को प्रतिवर्तित करके हमें सिग्नल प्राप्त करना होता है, तो इसी में हम भेजते हैं, है ना। इसके अलावा सबसे बाहरी यूनोफेयर है, इसके ऊपर आपको तारा चमक दिखा रहा होगा, है ना, तारा चमकता दिख रहा होगा, है ना। तो ब्रह्मांड है ऊपर, तो सबसे बाहरी मंडल को वायुमंडल कहते हैं। इसके बारे में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है, इसके बारे कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, सबसे लास्ट वाला में। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द इंडिया हाउस एस्टैब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो 1905 में किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब के द्वारा। कहां पर किया गया था? तो आप बताओगे जी लंदन में किया गया था, ठीक है। 1899 में बीडी सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना नासिक में किए थे। 1904 में बीडी सावरकर साहब ने जो आपका अभिनव भारत संस्था की स्थापना किए थे। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, नील नदी जो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया नहीं भाई, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया झील से निकलती है, डॉट 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 में समाती है। द नील रिवर व्हिच ऑरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया फ्लोज इनटू, तो ये भूमध्य सागर में आके गिरती है। भूमध्य सागर फिर से आगे, इसके बारे में सारी जानकारी दे ही दिए थे। इसीलिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री निवानी से निकलती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पे इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोसी नदी तिब्बत, भारत और नेपाल से होकर बहती है, लास्ट में गंगा में जाके समा जाती है, ठीक है। इसके अलावा यमुना नदी जो है, इसकी उद्गम कहाँ पे होती है? जो आपका कोसी नदी है ना, ये कुर्सेला के पास समाती है गंगा में। इसके अलावा उद्गम जो है ये आपका यमुनोत्री हिमानी से होती है, यमुना नदी की, और गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ग्लेशियर का नाम पूछे तो बंदरपुछ, बाद बाकी राक्षस ताल बता ही दिया था, चमाड्यूंग बता ही दिया था, जनापाव की पहाड़ी बता ही दिया था, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जून 2022 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई इन जून 2023 कर लीजिएगा, 22 हो गया जी, 23 कर लीजिएगा, ठीक है। स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है नियुक्त किया गया है। करेंट सेक्शन से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो आरबीआई है ना, उसके गवर्नर से कम और डिप्टी गवर्नर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है बच्चा डिप्टी गवर्नर को याद रखेगा नहीं, है ना, तो इसीलिए पूछ देते हैं, और जब भी उलट फेर हो तो ज्यादा पूछता है। तो स्वामीनाथन साहब जो हैं ये आपका अब महेश कुमार जैन का साहब का जगह लेंगे, आरबीआई के अंदर डिप्टी गवर्नर के रूप में काम करेंगे। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पे मतलब आधार पे हुआ था 1935 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर है। आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है, नोट छापना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी के सभी काम, मौद्रिक नीति बनाना, साख सृजन करना, ये सभी के सभी आरबीआई के काम है। 1 रुपये की नोट छोड़ दिए तो सभी नोट के जो साइन हैं ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, लेकिन 1 रुपये की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं, है ना। तो ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई का जो अभी लेटेस्ट स्कीम है विजन 2025, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब आरबीआई से संबंधित कुछ प्रश्न जानकारी मैंने आपको दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात कर लेना है। पीडीएफ के रिगार्ड में आपको जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।